नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। बात बिहार की। बिहार में अब चुनावी सरगर्मी पूरे जोरों पर है और अब वक्त आ गया है कारपेट बॉम्बिंग का भी। आपको हमने बताया था अब से 3 दिन बाद 23 अक्टूबर से प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हम एनडीए की पहले बात कर रहे हैं, वो दर्जन भर रैलियों की, साझा रैलियों की शुरुआत करने वाले हैं। जेपी नड्डा पहले से ही रैली कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भी अब चुनावी समर में कूद चुके हैं। राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भी बिहार जाने की खबर है। गृह मंत्री अमित शाह भी जाएंगे। तो तमाम धुरंधर दिग्गज अब बिहार में दिखने वाले हैं। पूरा खेमा सज गया है एनडीए का। उधर अगर हम विपक्षी महागठबंधन की बात करें तो तेजस्वी अकेले ही बागडोर फिलहाल के लिए संभालते दिख रहे हैं। तो सुकेश, यहां पर अब पूरी जोर आजमाइश हो रही है और कारपेट बॉम्बिंग कर दी है शुरू एनडीए ने। तो ये एनडीए का स्टाइल है और बीजेपी का खास तौर पे वो इस तरीके की, जिसको हम कारपेट बॉम्बिंग कहते हैं, वो करते हैं। राजनाथ सिंह करीब 20 रैलियां करने वाले हैं, प्रधानमंत्री 1 दर्जन रैली करने वाले हैं, अमित शाह 25 तारीख से मैदान में कूदने वाले हैं, नितिन गडकरी भी बिहार जाने वाले हैं। वहां के जो लोकल नेता हैं वो पहले से मैदान में है, बीजेपी के अध्यक्ष पहले से मैदान में कूदे पड़े हैं। तो बीजेपी की स्टाइल ऑफ कैंपेनिंग है, वो बड़े लेवल पे चीजों को फैला देती है। हाँ, योगी आदित्यनाथ इस बार एकमात्र मुख्यमंत्री है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की कुछ हलकों में डिमांड है तो उनको बुलाया गया है। बाकी मुख्यमंत्री इस बार इनवाइटेड नहीं है। मध्य प्रदेश में चूंकि खुद चुनाव है, इसलिए शिवराज सिंह चौहान पहले आते थे, वो इस बार नहीं है, वो अपने चुनाव में लगे हैं। लेकिन जो स्टार कैंपेनर्स है उसकी सूची बीजेपी के पास बहुत बड़ी है। वो मैदान पे इतने लोगों को उतार के माहौल ऐसा, और देखिए हर नेता जो है उसमें वो एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी को टारगेट करता है। अलग अलग मुद्दे उठेंगे। योगी आदित्यनाथ का नाम लिया तो हिंदू मुसलमान होगा, आतंकवाद का मुद्दा आएगा। राजनाथ सिंह आए चीन और राष्ट्रीय सुरक्षा और हम कैसे आंखें दिखा देते हैं और झुकते नहीं हैं। वो अलग अलग मुद्दे अलग अलग लोगों के जरिए उठाए जाए। मैं यही कह रहा था कि जो भी व्यक्ति जा रहा है उसकी अपनी एक पहचान है। आप योगी से कुछ चीजों को रिलेट करते हो। योगी भी आते हैं तो सीता और राम के नाम से शुरू करते हैं तो वो एक राम वाला पुट वो डालते हैं उसमें। वो भगवाधारी है, उत्तर प्रदेश से आते हैं, योगी हैं, तो उनकी एक पहचान अलग होती है। आपने ठीक कहा, राजनाथ सिंह देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो बाकी मामलों में वो एक संजीदा स्पीकर के तौर पे देखे जाते हैं। लेकिन हम पाकिस्तान को आंखें दिखाने में पीछे नहीं है। चीन के हमने छक्के छुड़ा दिए, ये मंच से कहने में कोई दिक्कत नहीं है और ये कहा जाएगा। आप मान के चले, जब नितिन गडकरी आएंगे तो कैसे पूरे देश में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर दिया है और कैसे रोड बनवा दी है उन्होंने, वो एक दूसरे स्तर पे बात करेंगे जिससे विकास का पुट आएगा। तो बीजेपी ये करने में माहिर रही है। ऐसे में अगर देखा जाए और सामने समानांतर खींचा जाए तेजस्वी का, अब तेजस्वी इस रण में अकेले दिख रहे हैं। अभी अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है तो। लेकिन क्या सिर्फ स्टार कैंपेनर्स ही आपकी नैया पार लगा देते हैं? जरा इसकी तरफ भी आइए। बिल्कुल, इस पर आने की जरूरत है। विधानसभा चुनाव में जो ये फायर पावर, ये मुकम्मल रिजल्ट दे पाती है क्या? पहले तेजस्वी की ही बात कर लेते हैं। तेजस्वी जहां भी जा रहे हैं उन्होंने मुद्दे को पकड़ा हुआ है। बेरोजगारी, युवा, मजदूर, पलायन करने वाले जो लोग हैं वो, स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति कैसी है वो, और पहला नौकरी। तो वो जहां जा रहे हैं उनको जन समर्थन मिलता है, उनको एक वाइब मिलता है कि लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो उसको एंजॉय कर रहे हैं। वो ट्वीट भी कर रहे हैं, कई लोग उनके ट्विटर हैंडल को और आगे बढ़ा रहे हैं और दूसरे लोग जो ट्वीट करके सोशल मीडिया पे तस्वीरें डाल रहे हैं, वो ये दिखाता है कि एक मैसिव जन समर्थन तेजस्वी के पक्ष में है। वो एक अलग लेवल का गेम जो है वो सोशल मीडिया पे उनकी तरफ से चल रहा है कि मैं अकेला हूं लेकिन मैं काफी हूं। अब जरा समानांतर खींचना चाहिए कि 2015 में क्या हुआ, 2020 में क्या हो रहा है। ये तमाम लोग, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो योगी हो, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, दुनिया भर के नाम थे, ये तमाम लोग 2015 के चुनाव में वो कट थ्रोट कंपटीशन था। ऐसा लग रहा था कि 2014 में प्रधानमंत्री जब जीत कर आए थे तो वो इनविंसिबल थे। उनको पहली हार
दिल्ली में मिल गई थी, लेकिन दिल्ली की हार छोटी थी। उसके 32 बाद सीटें जीती थी बिहार में 40 में से 2014 के लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल। तो लग रहा था कि भाई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी क्या सरकार भी बना सकती है बीजेपी। ये ताल ठोकी जा रही थी। और इसी को देखते हुए नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ गठबंधन किया। वो जो सामाजिक समीकरण था वो ऐसा था जिसकी काट बीजेपी के पास नहीं थी। ये तमाम लोग मैदान में थे, लेकिन सिर्फ लालू यादव और नीतीश कुमार, दो पोटेंशियल उनके पास जो लोग थे जिनमें काफी पोटेंशियल था और वो बहुत मारक क्षमता उनकी बहुत ज्यादा थी, उन दो लोगों ने इनको पानी पिला दिया। 53 सीटों पर सिमट गई थी बीजेपी। 53 सीटें, हाँ। 178 के आसपास महागठबंधन को आया था। उसमें कांग्रेस का कोई बड़ा स्टार कैंपेनर नहीं था, उसमें दो लोग थे, लालू यादव, नीतीश कुमार। लेकिन वो सोशल कॉम्बिनेशन ऐसा बन गया था कि बीजेपी तमाम कोशिशों के बावजूद, मांझी को उन्होंने साथ लिया, पासवान उनके साथ थे, आरएलएसपी उनके साथ थी, वीआईपी का टैसिट समर्थन था जो आज भी उनके साथ है, लेकिन वो मैच नहीं कर पाए। तो इस बार सोशल कॉम्बिनेशन इनके साथ है। बस यही मैं जरा साझा करना चाहता हूं। इस बार सोशल कॉम्बिनेशन ऐसा है, देखिए वहां मोटे तौर पे अगर आप देखें तो दो पार्टियां एक साथ जब हो जाती हैं तो तीसरी हार जाती है। अगर बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी को इनको तीन खेमे में बांटे, आप तीन अलग अलग ग्रुप्स कर लें, तो जेडीयू आरजेडी मिल गई, बीजेपी हार गई। अब जेडीयू बीजेपी मिल गई है, वो आरजेडी पे भारी पड़ सकती है। 2010 में भी जेडीयू बीजेपी साथ थे तो आरजेडी अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पा रही थी। हाँ, 10% से कम। ये सोशल कॉम्बिनेशन नीतीश कुमार का इस तरफ से बीजेपी की तरफ आना उस सोशल कॉम्बिनेशन को थोड़ा ज्यादा मजबूत कर देता है। सारे अगले ढांचा जो था अब उसके अंदर भी तो बहुत सारी दरारें पड़ गई हैं। वो इतना इजी नहीं है जैसा सोशल कॉम्बिनेशन 2010 या 2015 में था। बिल्कुल नहीं है। 2010 वाला तो बिल्कुल नहीं है। हाँ। एक सोशल कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है कि अगड़ी जाति मोटे तौर पे एक तरफ, बीजेपी के साथ, उसमें ईबीसी का वोट जोड़ दे आप। हाँ। उसमें अगर सब कास्ट में से अगर महिलाओं को थोड़ा निकाल लें जो नीतीश कुमार के प्रति एलिजेंस रखती हैं तो उनको भी जोड़ लें। नेताओं की आमद ग्राउंड में एक तरफ भले कोई अकेला हो लेकिन उसके पास मुद्दे हों और उसके पास उसके साथ वो उस जो सरकार चल रही है उसकी एंटी इनकम्बेंसी उसके साथ हो, तो उसको एक डेफिनेट एज मिलता है, भले ही उसके साथ कोई स्टार प्रचारक हो या ना हो। और ये जो स्टार पावर की हम बात कर रहे हैं, कारपेट बॉम्बिंग की, ये दरअसल लोकसभा चुनाव में ज्यादा रिजल्ट्स देता है, विधानसभा चुनाव में इससे उलट तस्वीर देखने को मिलती है, क्योंकि स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं। उम्मीदवारों का भी एक बहुत बड़ा पुट होता है। लोकसभा में आप किसी को भी खड़ा कर दीजिए, हवा चल रही है, जीत जाता है वो व्यक्ति। मुझे ध्यान आता है हरियाणा में पहली बड़ी रैली, 3 रैलियां की थी प्रधानमंत्री मोदी ने। पहली बड़ी रैली की चरखी दादरी में, और वहां बबीता फोगाट अर्जुन अवार्ड विनर और दंगल फिल्म के बाद और मशहूर हो गई थी, अपना चुनाव हार गई, तीसरे नंबर पर आई। सिर्फ हारी नहीं, वो तीसरे नंबर पर आई। तो विधानसभा लोकसभा में स्टार पावर का इस्तेमाल तो दोनों जगह होता है, पर नतीजे थोड़े अलग हो जाते हैं। जमीन आसमान का अंतर है। हाँ। अगर कोई व्यक्ति अपने लिए, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, वो पूरे देश में उनकी मांग होती है, वो बड़े टायरलेस कैंपेनर है, वो किसी भी मौके पे और किसी भी व्यस्तता के दौरान भी समय अपनी पार्टी के लिए पॉलिटिकल जंग में प्लंज करने के लिए वो लगा सकते हैं, वो समय निकाल सकते हैं। लेकिन जब वो खुद के लिए वोट मांगते हैं उसके मायने कुछ और होते हैं। जब वो किसी और के लिए वोट मांगते हैं तो फिर बात कुछ और होती है। हमने दिल्ली में भी देखा 62 सीटें आम आदमी पार्टी फिर से जीत गई। बिल्कुल, और पिछली बार तो 67 जीती थी, जबकि प्रधानमंत्री ने 4 या 5 रैलियां की थी। तो जब आप दूसरे के लिए वोट मांगते हो तो वो मारक क्षमता आपकी वो नहीं होती। आपने हरियाणा का एग्जाम्पल दिया, 2014 में इतनी बड़ी जीत के बाद 2015 में हमने बिहार का एग्जाम्पल दिया कि 2015 में प्रधानमंत्री ने टायरलेस ही नहीं, 2019 में भी 2014 से भी बड़ी जीत, 282 की जगह 303 सीट आप लेकर आते हैं। बिल्कुल। लेकिन झारखंड हो, आप महाराष्ट्र में भी सरकार अपने दम पर नहीं बना पाते हैं, तो वो महाराष्ट्र अलग गेम लगा लीजिए। महाराष्ट्र के गेम हरियाणा में उनकी जीत हुई। हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, यहाँ नतीजे बिल्कुल अलग निकले। बिल्कुल,
दिल्ली में बुरी तरीके से हार गए, झारखंड में जबकि 7 में से 7 सीटें लोकसभा में आपने जीती थी। तो ये साफ कॉन्ट्रास्ट दिखाता है कि मोदी किसी और के लिए कैंपेन करेंगे तो उसके नतीजे कुछ और हो सकते हैं। जो विधानसभा है उसमें कई फैक्टर्स काम आते हैं। आपने ठीक कहा, उम्मीदवार कैसा है, वहां कॉम्बिनेशन कैसा है, जो लोकल लीडरशिप है उसके लिए एक्सेप्टेंस क्या है, जो विपक्ष का नेता है क्या सही में उसकी स्वीकार्यता है, क्या सही में वो चुनौती देने लायक है। अगर तेजस्वी नीतीश कुमार के सामने इसी तरीके से चुनौती देते हुए खड़े होते हैं और लोग उनको समझते हैं कि इस लड़के में पोटेंशियल है, जो उनको पेंट करने की कोशिश की जा रही है कि इसमें दम नहीं है, एक नवी फेल लड़का, हाँ, वो युवाओं को दृष्टि नहीं दे सकता, वो देश को प्रदेश को दिशा नहीं दिखा सकता, जो उनको जो भ्रष्टाचार में खुद लिप्त है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आवाज बुलंद नहीं कर सकता। अगर ये चस्पा हो जाता है तो दिक्कत होगी। अगर वो तन के खड़े रहते हैं, जैसा अभी लग रहा है कि वो सारे पासे ठीक फेंक रहे हैं, तो ये एडवांटेज तेजस्वी है है या डिसएडवांटेज पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि पूरी एक स्टार पावर, एक स्टार कास्ट तेजस्वी पर निशाना साधेगी, तेजस्वी बिल्कुल भस्म हो जाएंगे, या तेजस्वी और बड़े हो जाएंगे कि देखिए एक पूरी टीम लगी हुई है और एक तरफ 10-10 धुरंधर है, एक तरफ इकलौता तेजस्वी खड़ा है। देखिए दोनों तरीके से इसको एनालाइज किया जा सकता है। इसमें कोई एक तरफ की बात करना मुझे लगता है कि वो बहुत सिंप्लीफाई करके देखना होगा। हो सकता है कि स्टार पावर के सामने तेजस्वी कमजोर दिखाई दे, उनके साथ कभी कन्हैया खड़े होंगे। सुनने में आ रहा है राहुल गांधी 23 तारीख को, सुनने में क्या 23 तारीख को वो जा रहे हैं, अभी मंच शेयर करने की बात नहीं है। आगे खबर यह है कि वो तेजस्वी के साथ मंच भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी वो उस तरीके के ओजस्वी वक्ता नहीं है। राहुल गांधी में वो सामने चीज दिखाई नहीं राहुल देती बना है। मोदी होती है तो मोदी बिल्कुल पछाड़ देते हैं, कई बार खाने चित कर ये 2014-2019 में तो लोगों ने देखा है। तो कई बार वो स्टार पावर के सामने आदमी थकता हुआ सा दिखाई देता है कि हम चारों तरफ से घिर गए हैं और हर तरफ जहां जिस चीज की जरूरत है वो बीजेपी उसको पूरा करने में कामयाब हो जाती है। बिल्कुल कई बार उसके शाप उलट देख लीजिए। नहीं, वो डेविड वर्सेस गोलायत वाली जो लड़ाई होती है, गोलायत है अगर एनडीए पर, कई बार क्या होता है कि आम आदमी जो अनडिसाइडेड वोटर होता है उसकी सिंपैथी बन जाती है अंडरडॉग के लिए कि अरे ये तो बहुत ज्यादा घिर गया। मैं उस पे ही आ रहा था कि दूसरी परिस्थिति जो बिल्कुल शार्प कॉन्ट्रास्ट है वो ये है कि लोगों को लगेगा कि इतने लोग मिलकर इस लड़के को घेर रहे हैं, 15 साल से आप सत्ता में हो, और अगर ये लड़का कहता है कि हम नौकरियां देंगे, अगर ये लड़का कहता है कि आपने इंडस्ट्री नहीं लगाई, अगर ये लड़का कहता है कि आपसे जो अपेक्षा थी वो 15 सालों में पूरी नीतीश कुमार ने नहीं की, एनडीए सरकार ने नहीं की, 5 साल के लिए मुझे मौका दीजिए, तो क्या गलत कहता है। तो ये उल्टा भी असर डाल सकता है। लेकिन एक बात जानिए, एनडीए, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये इस तरीके के कैंपेनर हैं जो ये जो दूसरी थ्योरी है इसमें विश्वास ये गुरेज नहीं करते, फायर पावर है तो पूरा इस्तेमाल करेंगे, डिमोलिश करने में विश्वास रखते हैं। और इस बार जो इन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई है वो और भी थोड़ी मारक बनाने की कोशिश की है, थोड़ी स्ट्रैटेजी में चेंज है, क्योंकि एनडीए के बैनर तले प्रधानमंत्री आने वाले हैं। एक चिराग पासवान का जो फैक्टर है उसको खत्म करना होगा। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री एक पेज पे दिखेंगे ताकि एक उस फायर पावर में थोड़ा और इजाफा हो सके कि एक देश बना रहा है, एक बिहार बना रहा है, वो दोनों साथ आ रहे हैं। तो ऐसा करके चुनौती ज्यादा खड़ा करने की कोशिश है तेजस्वी के लिए कि वो जो चैलेंजर की भूमिका में दिख रहे हैं उसमें वो कमजोर दिखे। तो ये डेविड वर्सेस गोलायत की जंग में तब्दील होती दिख रही है बिहार की लड़ाई, और किस्सों में, किताबों में वो डेविड जीत जाता है गोलायत से, पर असल जिंदगी में गोलायत हावी हो जाता है डेविड पर, यह भी हमें देखने को मिला है। तो ये किस्से कहानियों वाली एंडिंग होगी या असल जिंदगी की एंडिंग होगी, आने वाला वक्त इसकी गवाही देगा। हम आपके सामने इसी तरह से विश्लेषण करते रहेंगे। आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।